नूरी सामने आ जा बेटा। काउंसलिंग क्या है, इसका सवाल का जवाब मैं 2 मिनट में बात करना चाहता था। काउंसलिंग क्या है, आगे सामने आ जा। काउंसलिंग क्या है? काउंसलिंग क्या है भाई? तुम सबसे पुरानी मेंबर हो हमारी टीम की। मैं इसका जवाब दूंगा अपने हिसाब से। आपके हिसाब से काउंसलिंग क्या है? टीचर से रिलेशनशिप अच्छा नहीं बन पाता, काउंसलर से फीलिंग क्लियर करना चाहता है। ठीक ठीक, उतना हमसे कर ले। कुछ ऐड करोगे इसमें, बताओ। टॉपिक से ये है, ये फायदा बच्चों को है कि यदि किसी का पढ़ाई में मन नहीं लगता है या दिमाग टेंशन में रहता है तो काउंसलिंग से ये होता है उसका माइंड सबसे सही हो जाता है, ठीक हो जाता है। पढ़ाई वढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो ठीक हो जाता है, तो सही आ जाता है। कुछ ऐड करेगी, बताओ। सोल्यूशन देने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक, आप भी कुछ ऐड करेंगे? उनको आपस में सोच सकते हैं कि क्या हुआ है, इसकी क्या चाहत है, मतलब विचारों का आदान प्रदान जो है काउंसलिंग में आसानी से रहता है और ये समझ सकते हैं कि इसको नहीं इसके कहाँ पे ट्रीटमेंट की जरूरत है, मतलब लोगों की परेशानी कहाँ है, कहाँ पे है, इसको इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसको इसके लिए तो फिर हम लोग काउंसलिंग जब हम साल भर से कर रहे हैं तो इस काम को हम कर क्यों नहीं पा रहे हैं अच्छे से, या बच्चे हमको क्यों अपनी प्रॉब्लम नहीं इतना ओपनली शेयर कर रहे हैं? इस क्वेश्चन का जवाब अगर मैं अपने आप से पूछूं तो मुझे ये समझ में आ रहा है क्योंकि काउंसलिंग बहुत वेग है। वेग मतलब बाकी सब चीज डिफाइंड है, इंग्लिश में क्लियर है, पहले टेंस है, ग्रामर है, लिटरेचर है, मैथ्स में बहुत साफ साफ है, पहले जोड़ घटाना, पहले नंबर फिर जोड़ घटाना, वेग है एकदम, नहीं है। हाँ बिल्कुल, कोई बच्चा अपने अफेयर के बारे में पूछने आता है तो एक को हम बोल देते हैं कि तुम्हें अफेयर नहीं करना चाहिए, एक को हम बोलते हैं कि तुम्हें करना चाहिए। भाई एक ही क्वेश्चन के दो अलग अलग टाइप के आंसर कैसे दे सकते हैं? तो काउंसलिंग मेरे हिसाब से क्या है, एक हमारा जो माइंड है वो एक मशीन है, उस मशीन की वर्किंग को कैसे ठीक से करवा सके अपने दिमाग में और फिर दूसरों के दिमाग में। आपस में विचारों का आदान प्रदान हो जाता है आसानी से। अगर मैं खाली इतना कहता हूं कि आपस में विचारों का आदान प्रदान आसानी से होता है तो मेरे मन में कहीं यह भावना है कि हम अपने दिमाग को समझते हैं और मेरे विचारों को भी समझते हैं। मैं रोड पे जा रहा हूं और एक आदमी की दुकान देख करके या बड़ी सी गाड़ी देख करके मेरे मन में आता है ऐसी गाड़ी मेरे पास हो, तो ये मेरे विचार हैं, लेकिन मेरे जेब में पैसे नहीं है और मेरी जरूरत भी नहीं है बड़ी गाड़ी, फिर भी ये विचार मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है, ये सवाल नहीं उठता। मतलब मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन उठा रहा हूं अपने दिमाग में कि जहां पर कोई तुक नहीं है वहां पर भी हमारे इमोशंस और थॉट्स क्यों आते हैं? एक क्लास चल रही है, क्लास में टीचर बड़े मन से पढ़ा रहा है, वो उस क्लास में भी एक बच्चे का दिमाग क्यों ऐसा करता है कि बीच में वो गाना गाए? तो मेरे हिसाब से अगर कोई आपसे पूछता है, प्रिंसिपल या टीचर, सर काउंसलिंग आपके हिसाब से क्या है, तो इसका जवाब जो मैं सबसे सही समझ पाता हूं वो ये है कि काउंसलिंग दिमाग की तकनीक को समझना और उसको ठीक करना, और दूसरों की दिमाग की तकनीक नहीं, पहले अपने दिमाग की तकनीक। हमारे ही दिमाग में अलग अलग सेंटर्स हैं जो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब लड़ाई करते हैं, एक डिसाइड करता है सुबह उठना है, एक डिसाइड करता है नहीं उठना है। तो इन कॉन्ट्राडिक्टरी माइंड्स को कैसे इंटीग्रेट करें? इंटीग्रेट समझते हैं? इंटीग्रेट मतलब एक आंख बंद करिए, एक चीज दिखाई देगी, दोनों खोलेंगे तब भी एक ही चीज दिखाई देगी। तो हमारे आंख ने किया क्या, दो अलग अलग दृश्यों को इंटीग्रेट कर दिया एक में। ऐसा नहीं होता कि लेफ्ट वाला बोल रहा है मैं देखूंगा, राइट वाला कह रहा है खाली मैं देखूंगा। तो काउंसलिंग एक बच्चे को या एक आदमी को या एक बंदे को इंटीग्रेटेड बनाती है। इंटीग्रेटेड मतलब कुछ संपूर्णता आती है दिमाग में, तब उसके विचार में और उसके इमोशन में वो दुराव नहीं होता।
इसलिए काउंसलिंग एक तरह की अपनी अलग साइंस है, और जो लोग इसको साइंस की तरह और इसकी तकनीक बिना समझे काउंसलिंग करते हैं, उनकी दुकान नहीं चलती और वो दूसरों को फायदा नहीं दिला पाते। मेरे पास अगर कोई आता है, तो सर मैं बहुत परेशान हूं, तो उसको बोलो परेशान मत रहो, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तो इस सवाल का अगर ये जवाब देंगे तो ये दुकान नहीं चलेगी, ना उसको फायदा होगा, ना हमसे हमारे पास दोबारा आएगा वो। और यही चीज अगर मैं खुद को भी बोलता हूं, कल को मेरी नौकरी चली गई, मैं अपने आप को बताता हूं कोई बात नहीं आशीष, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं होगा, कुछ और गड़बड़ है। तो ढेर सारी किताबें पढ़नी होगी हम लोग को काउंसलिंग में, कि दिमाग डिसीजन कैसे लेता है बिना हमारे जाने बुझे, ब्रेन कैसे काम करता है। इन किताबों का पर्पस ये नहीं कि आप इंग्लिश खाली सीखें, इन किताबों का पर्पस ये है जोड़ घटाना, जैसे मैथ्स में है, ऐसे ही काउंसलिंग में अलग अलग सूत्र हैं। यस, और अगर ये सूत्र नहीं पता है तो ऐसे ही है जैसे आप गणित लगाने की कोशिश करें बिना सूत्र समझे, एकदम सीधा सिंपल। आपको लैपटॉप के बारे में पता नहीं है और आप कोई भी बटन दबा रहे हैं और बोल रहे हैं चालू नहीं हो रहा है, और यही स्कूलों में हो रहा है सब जगहों पर। मेरे देखे अगर हम 5 लोग अच्छे से अगर ट्रेन हो जाएं तो काउंसलिंग बहुत आगे बढ़ जाएगी। मैं अकेले 3-4 स्कूल में काउंसलिंग कर रहा हूं, और फादर जैसे लोग, प्रिंसिपल जैसे लोग चाहते हैं कि काउंसलर्स, हम लोग के जैसे काउंसलर्स यहां स्कूल में रहें। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं इनके पास कुछ है जो वो खुद नहीं दे पा रहे हैं। आप समझिए, मैं देखता हूं जब कभी फादर, मैं आ रहा हूं और देखता हूं फादर चिल्ला रहे होते किसी बच्चे पर, उनको सूत्र नहीं पता है उस चीज का, तभी वो चिल्ला रहे हैं। अगर सूत्र पता हो तो आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हो सकता है गुस्सा करना पड़े, लेकिन वो आपको मजबूर नहीं होकर करेंगे आप। तो इसलिए काउंसलिंग के सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हीं सूत्रों में से 5 सूत्र हम लोगों ने बुक के फॉर्म में निकाले। काउंसलिंग इज अ टेक्निक, इट इज नॉट आर्ट। कहानी, बच्चा मेरे को बोला था कल कि सर आप वो किताब पढ़ी आपने शिव खेड़ा की, यू कैन विन। उसमें शिव खेड़ा जी ने लिखा है, खूब आपको पंप किया है, आप मेहनत करो, हिम्मत करो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। वो मोटिवेशनल बुक है। काउंसलिंग मोटिवेशन नहीं है, काउंसलिंग तकनीक है। इसको स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ेगा, और अगर उसकी तकनीक नहीं समझ में आता है तो आप फेल होते हैं, तो आप ब्लेम करेंगे कि सर आपने हमको क्यों ब्लेम किया, हम तो अच्छे से मन से काम कर रहे थे। आप कर रहे थे मन से काम, लेकिन आपको टेक्निक नहीं पता, इसलिए आप फेल हो रहे थे। क्लियर? काउंसलिंग क्या है? माइंड की टेक्निक है। जैसे कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर की टेक्निक है, ऐसे ही माइंड की टेक्निक का नाम है काउंसलिंग, और इसको स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ेगा। उसी के तहत हम लोग ने सीखा है कि ब्रेन में 3-4 मेन सेंटर्स होते हैं। कौन कौन से? आई, ई, एस और एम। आई मतलब इंटेलिजेंस या बुद्धि, उसका काम है चीजों को सुनना और समझने की कोशिश करना। जैसे कौन सा रंग है? काला, ये कैसे पता? आई सेंटर से। ये कौन सा कलर है? गोल्डन। लेकिन जिस बंदे ने गोल्डन वर्ड कभी सुना नहीं होगा, उसको नहीं मालूम पड़ेगा, बोलेगा सर ये नहीं है। ब्लू वर्ड अभी पिछले, नीला 150 सालों तक तो उसके पहले था ही नहीं, तो बहुत कंफ्यूजन होता था, लोग जब बताते थे कि कौन सा रंग, ब्लू के लिए बहुत मुश्किल था। तो आई सेंटर मतलब चीजों को समझने वाला सेंटर। नेक्स्ट सेंटर कौन सा है? ई सेंटर। ई सेंटर मतलब इमोशन या तो इमोटिविटी सेंटर। वो चीजों को समझने का काम नहीं करता, वो क्या काम करता है? वो खाली हमारे अवेयरनेस को, हमारे कंसंट्रेशन को एक जगह पर जबरदस्ती केंद्रित कर देता है, चाहे वो दुख का हो चाहे खुशी का हो। अभी हम लोग यहां बैठे हैं, अचानक से खबर मालूम पड़ जाए कि यहां पर कोई बहुत बड़े फिल्म स्टार आने वाले हैं, और वो फिल्म स्टार आपको बहुत पसंद हो, तो आपकी क्लास में मतलब मन नहीं लगेगा। आप समझना चाहते हैं क्लास में, फिर भी मन नहीं लगेगा। ये क्यों?
बिकॉज ऑफ ई सेंटर। ई सेंटर और भी तरीके से काम करता है। आप घर से लड़ाई करके आए हैं या आपका किसी से अनबन हो गया है और उस समय आप कंसंट्रेट करना चाहते हैं, लेकिन आपका मन बार बार उसी थॉट के ऊपर जा रहा है। वो क्यों? बिकॉज ऑफ ई सेंटर। ई प्लस और ई माइनस दोनों होता है। प्लस मतलब अच्छे अच्छे इमोशन, माइनस मतलब नेगेटिव इमोशन, लेकिन दोनों ही इमोशन है, बुद्धि नहीं है। तो बुद्धि का काम जब हम इमोशन से कराते हैं, जब हम कहते हैं कि सर हम क्रिकेटर बनेंगे या हम स्विमर बनेंगे, क्यों? हमको अच्छा लगता है स्विमिंग करना, तो इसका डिसीजन कहां से आ रहा है? आई से आ रहा है कि ई से आ रहा है? ई से आ रहा है। तो पक्का है कि वो आगे बढ़ेगा ना? पक्का नहीं है। बहुत से स्ट्रगलिंग स्पोर्ट्समैन हैं जो आगे नहीं बढ़ते, वो फील्ड ही नहीं आगे बढ़ने की। अभी उसमें कहां नौकरियां कहां हैं? गिने चुने भारत टीम में 12 प्लेयर खेले जाएंगे। 12 प्लेयर के लिए कम से कम 12 करोड़ लोग भर्ती होंगे, और वहीं पर आप अगर चपरासी की भी नौकरी डालें तो भी लाखों नौकरियां हैं इसमें। तो इसका जो डिसीजन है कहां से आया है? ई सेंटर से। थर्ड सेंटर कौन सा है? एस सेंटर। एस का फुल फॉर्म है सेंसुओ वाइटैलिटी। मतलब हमारे अंदर में जानवरीय प्रवृत्तियां हैं। हम सब को भगवान ने इसलिए नहीं बनाया कि आप बहुत समझदार बने, उन्होंने इसलिए बनाया है कि आप प्रोक्रिएट करें, प्रजनन हो। आज आपके घर में 2 बच्चे हैं तो 4 बच्चे। आज एक बच्ची से मेरी बात हो रही थी तो सुबह बोल रही थी फूल भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। मैंने कहा फूल जो पेड़ बनाता है वो भगवान के लिए नहीं बनाता पेड़। फूल के अंदर में बीज होते हैं और उस बीज से वो नया पेड़ बनाना चाहता है। तो बोलती मतलब? मैंने कहा फूल नेचर का तरीका है अपने आप को प्रोक्रिएट करने का, रिप्रोड्यूस करने का। तो ऐसे ही एस सेंटर हमारा जो है बॉडी के अंदर में, वो प्रोक्रिएट करने के लिए खूब खाना खिलाता है, हमको सुलाता है और सेक्स के फॉर्म में हमको आगे प्रोक्रिएशन में जबरदस्ती करता है। और एक आम आदमी के ब्रेन में आई सेंटर 2 होता है, ई सेंटर 4 होता है और एस सेंटर 8 होता है। और वो क्यों? क्योंकि नेचर को इससे मतलब नहीं है कि आप सिविलाइज्ड बने। नेचर को इससे मतलब है कि ढेर सारे जानवर धरती पर हों, ताकि धरती के अंदर जीव हो। आप कितना भी अच्छा कपड़ा पहन ले, कितनी भी अच्छी किताब पहन ले, फिर भी आपके ब्रेन में एस सेंटर सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। वो बायोलॉजी का पार्ट है। और इन तीनों का हिसाब किताब रखने वाला एक फोर्थ सेंटर है, उसको बोलते हैं एम, या तो मोटिविटी सेंटर, या तो मूवमेंट सेंटर, या तो मैथमेटिकल सेंटर। वो जब भी कोई इंपल्स बाहर से आती है, आपने किताब पढ़ी, उस किताब का इंपल्स आपके सीधे, अगर मैथ्स का है तो सीधे आई सेंटर में जाएगा। अगर वो उसमें कोई कहानी है तो थोड़ा आई में जाएगा, थोड़ा बहुत ई में जाएगा। और उसमें कोई वासना वाली कहानी है, उसमें थोड़ा आई, थोड़ा ई और ढेर सारा एस में जाएगा। ये हिसाब किताब लगाने के बाद वो ब्रेन या तो बाहर थॉट लेकर आता है, या तो इमोशन लेकर आता है, या तो एक एक्शन लेकर आता है। तो एम सेंटर एक तरह से हिसाब किताब करने वाला सेंटर है। लेकिन हमारे ब्रेन में खाली इतना ही नहीं है। अगर इतना ही होगा तो इसका मतलब बहुत गरीब है। हमारे ब्रेन में कुछ हायर सेंटर्स भी हैं जो मेडिकल साइंस अभी तक प्रूव नहीं कर पाई, लेकिन साइकोलॉजी, एडवांस साइकोलॉजी ने खोजा है। उसमें से एक सेंटर है सेक्शन 2B। उस सेक्शन 2B का 3 इंपॉर्टेंट काम है: कंसंट्रेशन, गहरा कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, ध्यान, एंड इंट्यूशन। आप बैठे यहां पर महीने भर से बैठे हैं, एक प्रॉब्लम है जिसके ऊपर आप रोज सोच रहे हैं कैसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व। अचानक एक दिन आपको आइडिया आ गया। जैसे ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं और रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ये मुझे किसी ने नहीं बताया कि रिकॉर्डिंग करना है। मैं इस पर जूझ रहा था कि कैसे बच्चों को मैं जब ना रहूं तब कैसे अपने लेक्चर्स दिखाऊं। एक दिन मैंने खान एकेडमी देखा, उसमें वो घर पे बैठकर वीडियोस बनाता है, तो मैंने खोजना शुरू किया इंटरनेट पर कि कैसे वीडियोस में आसानी से बना के अपलोड कर सकूं। तो ये हुआ 25-30 हजार रुपए का कैमरा आएगा, तो कैमरा लेकर कहां घूमूंगा। लेकिन आइडिया जो आया, खट करके आया। वो कहां से आया? सेक्शन 2B से आया। वो अक्सर तभी काम करता है जब आप एक प्रॉब्लम को लेकर के बहुत दिन तक दिमाग में जूझते हो, और बाहर के जो सॉल्यूशंस, जो आधे अधूरे आंसर मिलते हैं, उससे आप एक्सेप्ट नहीं करते।
ये और मिस्टिकल है, ताज्जुब वाली चीज है इसमें। आपका ब्रेन, एक मैडम क्यूरी है, वो एक सवाल थी मैथमेटिक्स की जो दुनिया के कोई मैथमेटिक्स के सवाल नहीं लगा पा रहे थे उसको, बहुत मुश्किल सवाल था। 4 दिन बाद जब वो उठी तो बिस्तर पे देखा तो वो सवाल हल था, उनकी कॉपी में हल किया हुआ था। उन्होंने नौकरानी को पूछा किसने किया इसको, नौकरानी बताया आप ही तो रात को उठ करके इसको हल करके गई हैं। उनको याद भी नहीं था और वो हल सही सही हल था। तो वो रात को नींद में उठी थी, उसको सवाल को हल किया उन्होंने। ये सेक्शन 2B का। हमारे ज्यादातर क्या, सारे सपने, हमारी दिन भर की उलझन को सेक्शन 2B ठीक करने की कोशिश करता है, वही सपने के फॉर्म में आता है। ये सेक्शन 2B है। लेकिन सेक्शन 2B आम आदमी के ब्रेन में नॉर्मली काम नहीं करता। उसके लिए आपको बहुत मेहनत करके खास तरह की एनर्जी इकट्ठा करनी पड़ती है। वो इकट्ठा होती है जब आप अपने भोजन पर, अपने सांस पर, अपने स्लीप के पैटर्न पर, इन सब चीजों पर काम करते हैं, बिकॉज यही चीजें आपका ब्रेन बनाती है। हेलो, हाँ हाँ बेटा, मैं भेज दूंगा, मैम के बैग में डाल दिया है मैंने, आज भेज दूंगा। ओके 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 ओके। ये सब बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब बच्चे यहां पर आएंगे अपनी प्रॉब्लम लेकर, तो आपको लगेगा उसकी प्रॉब्लम खाली ये है कि उसका अफेयर हो गया, या वो दुखी है, या टीचर ने मार दिया। ये केवल ऊपरी सतह का एक सिम्टम है। जैसे किसी को छींक आ रही है तो केवल ऊपरी सिम्टम है। गहराई में क्या है, या तो उसको छाती में कैंसर होगा, या उसको टीबी होगी, या निमोनिया होगा। तीनों की अलग अलग इलाज है। निमोनिया का इलाज 15-20 दिन, महीने भर चलेगा। टीबी का इलाज साल भर चलेगा। कैंसर का इलाज बहुत बड़ा होगा, हो सकता है पूरा लंग उसको काट के निकाल के फेंक दिया जाए। तो ये जो बच्चे आ रहे हैं अपनी प्रॉब्लम लेकर के, ये केवल सिम्टम लेकर आ रहे हैं। इसका सोल्यूशन, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है, उनका ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाना चाहिए। सेक्शन 2B तब खुलता है ब्रेन का जब आपका 248 IES, इसका रेशियो 248 है। जब ये रेशियो ठीक होकर के 522 हो जाएगा, मतलब बुद्धि 5, इमोशन और इंस्टिंक्ट एस सेंटर 2 और 2, ये जब हो जाएगा तब उसकी सेक्स या इंस्टिंक्ट और इमोशन दोनों को हमेशा कंट्रोल करने वाला रहेगा उसका अपना बुद्धि, आपका और हमारी बुद्धि नहीं। अभी क्या होता है, अभी कोई आदमी अगर इमोशनल है या परवर्टेड है, उसको बाहर से लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पुलिस के जरिए या डंडे के जरिए क्लास में। लेकिन जब उसका अपना सेंटर ब्रेन का डेवलप हो जाएगा, तब उसको हम और आप कंट्रोल नहीं करेंगे, वो अपने आप खुद को रेगुलेट करेगा। और इसी रेगुलेशन में उसकी ढेर सारी ऊर्जा बचती है ब्रेन में, जो नॉर्मली वेस्ट हो जाती थी। वो इकट्ठे होकर के कहां जाती है, सेक्शन 2B के सेल्स बनाने में। और वही लोग माने जाते हैं ज्ञानी हैं, आविष्कारक हैं और वगैरह वगैरह। तो अगर हम लोग यहां साल भर रह करके कुछ भी फायदा नहीं होता, 18 महीने में, 18 महीने का टाइम निकाल के हमेशा हम लोग को रखना चाहिए कि 18 महीने में हम देखेंगे कि हम कहां से कहां पहुंचे किसी भी करियर में। लेकिन 18 महीने में हमको अपनी खुद की ब्रेन के डेवलपमेंट के आसार दिख रहे हैं, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद आप अगर कहीं जाके जॉब करते हो, या अपनी काउंसलिंग चालू करते हो, या आप पढ़ाई भी करते हो कोई चीज की, तो भी आप देखोगे आप वही आदमी नहीं हो जो आदमी पहले थे। क्योंकि जब इमोशन और इंस्टिंक्ट का के ऊपर आप काम करना शुरू कर देते हो, ये ऐसे ही है जैसे आपके बॉडी में कोई कैंसर था, आपने उसको निकाल के फेंक दिया और आप एकदम स्वस्थ महसूस कर रहे हो। ये कैंसर की तरह परेशान करते हैं, खतरनाक है। बीमारी नहीं है लेकिन खतरनाक है कि आप 24 घंटे पढ़ाई करना चाहते हो और दिमाग कहीं और चलता रहता है। और इतना खतरनाक है कि पढ़ाई करते समय लगता है कि गाना चलते रहे तो ठीक है, या जब दुखी है तब ये मन करता है कि दुखी वाले गाने चलते रहे, और पढ़ाई कर रहे हैं दुखी वाले गाने चल रहे हैं। जब दिल ही टूट गया, जब दिल टूट गया ये वर्ड आ रहा है, तब तक से मेरा दिमाग आई से हटकर ई में चला गया। और अब थॉट्स की जो करंट थी पीछे, वो बुद्धि वाली नहीं है। जो वर्ड था उसके एक लाइन के आगे भी नहीं बढ़ पाए हम, और फिर हम इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन की कमी है। अगर गाना बंद कर देते तो शायद इसको एक लाइन आगे बढ़ सकते थे, लेकिन वो भी मेरा सेंटर है, ई सेंटर भी मेरा ही है, वो मुझे मजा दे रहा है। इसलिए एक काउंसलर की जिम्मेदारी खाली इतनी नहीं है कि बच्चे की प्रॉब्लम सुनना, उसका
टीचर से खाली सामंजस्य दिलाना, उसकी जिम्मेदारी एक तरह से डॉक्टर की तरह है। उसका ब्रेन का सेंटर्स यहां से ऊपर तक पहुंचे। इसीलिए डॉक्टर की, काउंसलर की जिम्मेदारी यह है कि उस बच्चे को सुने ध्यान से, गहराई से, और उसकी भाषा में उसको चीजें समझाए। अगर एक बच्चा मेरे पास आता है और कहता है कि सर मैडम बहुत बेकार है, मैं उनको हेट करता हूं, तो अगर मैं उसको बोलता हूं हेट करते हो तुम, बहुत बदतमीज हो, हेट नहीं करना चाहिए टीचर को, तो वो आपसे दोबारा बात नहीं करेगा। उसको ध्यान से सुनना और बोलना बेटा ठीक है आप हेट करते हो तो बात क्या है, कारण क्या है, और पता है हेट क्या होता है, हेट तो बड़ी कीमती एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। तुम अगर मैडम को हेट करोगे तो तुम्हारी एनर्जी पूरी खत्म हो जाएगी। और क्या बात है बताओ तो सही, क्यों हेट करते हो? तो उसको बहुत, जैसे डॉक्टर ब्लड टेस्ट को देखता है माइक्रोस्कोप के नीचे, ऐसे ही एज काउंसलर्स हम बच्चों के थॉट्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देखना चाहते हैं। और इसीलिए हम लोगों ने क्या चालू किया है, रिटन फीडबैक, कि हो सकता है आपसे 10 मिनट बात करके उसकी सारी बातें उड़ जाए हवा में, लेकिन जो कॉपी में लिखेगा वो तो सालों साल तक रहेगी। और उस कॉपी को, उस कागज को आपने देखा तो आप एक डायग्नोसिस बनाएंगे, आपने उसको स्कैन करके मुझे भेज दिया तो मैं उसमें से हो सकता है नई डायग्नोसिस बना के दूं। ऐसा होता है अक्सर। यहां पर लोकल में कोई टेक्नीशियन ने उसको ब्लड टेस्ट किया, उसने कहा सर इसको तो नॉर्मल लग रहा है, लेकिन वही ब्लड टेस्ट जब लखनऊ में जाता है, बड़े पैथोलॉजिस्ट देखता है तो कहता है इसमें तो कैंसर के सेल्स पाए गए, बहुत छोटे 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 छोटे। बच्चे ने इंग्लिश में लिखा है कुछ, आपने चेक किया बड़ा साफ साफ लिखा है, आपको इंग्लिश कम आती है, आपने चेक कर दिया, आपने 10 में से 7 दे दिया, लेकिन उसी में नीचे कहीं लिखा है सर की काउंसलिंग बहुत बेकार है, तो सर लोग बेवकूफ हैं, फिल्म की कहानी लिख दी, आपने वो पढ़ा ही नहीं, क्योंकि आपको भाई आप उसके लिए ट्रेन नहीं है। तो ऐसे डायग्नोसिस हम लोग को धीमे धीमे, हमको हर पर्चे को ऐसे ट्रीट करना पड़ेगा जैसा वो बच्चे का ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट है, क्योंकि असल में ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट है। वो आपके साथ बैठ करके यहां पर आधे घंटे में आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन वो अपने ब्रेन का खून निकाल निकाल के आपको पर्चे पे लिख के दे रहा है। और अगर इसको पकड़ ले बहुत फायदा हो जाएगा। पानी देना, पानी पानी दे रहे बेटा। क्लियर? काउंसलिंग खाली ऊपर से अभी हम लोग चालू किए हैं, है बहुत गहरी और बहुत एक्सटेंट इसका बहुत दूर तक है। और इसमें अर्निंग की पोटेंशियल क्या है, कितना हम कमा सकते हैं। जो अच्छे काउंसलर्स हैं वो लोग 1-1, 2-2 करोड़ रुपए महीने का कमा रहे हैं, लेकिन उसमें सिंपल सीधा हिसाब किताब नहीं है कि मेरे पास कोई आया 10,000 रुपए देकर के आधे घंटे काउंसलिंग करा के चला गया। उसका हिसाब किताब बहुत कॉम्प्लेक्स है। वो लोग शिविर करा रहे हैं, वो लोग स्कूल खोल रहे हैं, वो लोग हॉस्पिटल भी खोल रहे हैं, और उनके यहां लोग ज्यादा स्वस्थ रहते हैं, कम दवाइयां दी जाती हैं। वो लोग मतलब आपको देखना पड़ेगा कि अगर मुझे आज 5,000 रुपए महीने से 5 लाख रुपए महीने पे पहुंचना है, तो खाली एक सीधा हिसाब किताब नहीं है। जैसे काउंसलिंग का सीधा हिसाब किताब नहीं है। और रात को फोन 2 बजे भी फोन कर सकता है, आप उसको किताब भी दे सकते हो, आप उसको फेसबुक पर चैट भी कर सकते हो। या जब एडवांस सेंटर खुलते हैं तो कहते हैं कि आप मॉलिक्यूलर बॉडी से उसके ब्रेन में पहुंच सकते हो, सपने में पहुंच सकते हो। ऐसा तक पॉसिबल है काउंसलिंग में। तो फिर इतना प्रचार क्यों नहीं हुआ है काउंसलिंग का? क्योंकि प्रचार क्यों नहीं हुआ, इसका आंसर तो बहुत क्लियर है नहीं। वैसे ये साइंस अभी इतनी अच्छे से पढ़ी नहीं गई है। नई टेक्नोलॉजी एक तरह से देखा जाए तो बहुत नई टेक्नोलॉजी। सर की बात मुझे ज्यादा अच्छी है। जो साइकेट्री ब्रांच है हम लोगों की मेडिसिन की, वो बहुत ही नई है, 50-60 साल पहले चालू हुई है, सिगमंड फ्रॉइड ने चालू किया है। और जो काउंसलिंग चीज है, ये जो किताब छपी है ये 10-12 साल पहले छपी, और ये पिछले 2-3 साल पहले छपी है। पहली एडिशन इसकी छपी है 2012 में, पिछले साल 2 साल पहले। और जो बाकी ब्रांचेस हैं, जो मैथ्स आप पढ़ रहे हैं आज स्कूल में, वो तो 200, 300, 400, 500 साल पहले छपी है। तो हमारी जो काउंसलिंग की ब्रांच है ये मुश्किल से 10-15 साल पुरानी ब्रांच है। बहुत से लोग नहीं जानते, बहुत ही कम लोग जानते। नई मशीन है एक तरह की, एकदम नई मशीन। एक्चुअली फालतू नहीं समझते वो ये समझते हैं कि जो मुझे नहीं पता वो फालतू है,
जो उनको मालूम है हाँ, बस वो वही। उससे सेटिस्फाई है। और इसीलिए आप अगर उनसे बहस करना चाहते हैं, बच्चों से या टीचर से, आपकी जानकारी पुख्ता होनी चाहिए। जितनी डिटेल जानकारी होगी, जैसे आचार्य रजनीश थे, ओशो थे, तो उन्होंने जानबूझ के फिलॉसफी में एमए किया, जबकि वो खुद बहुत बड़े फिलोसोफर थे उस समय तक। उन्होंने पूछा कि तब आप क्यों फिलॉसफी पढ़ रहे हैं? बोलते हैं ताकि मैं बाकी फिलोसफर्स, बाकी लोगों से बात कर सकूं इस भाषा में। तो जब आप काउंसलिंग की भाषा समझते रहेंगे, जो आजकल हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सर उस दिन आए थे, कल मैंने पढ़ाया एक्शन बायस। ये काउंसलिंग की भाषा बहुत पुराने साइकोलॉजिस्ट की भाषा है। इसमें ढेर सारे ऐसे आइडियाज दिए हैं, थॉट्स दिए हैं जो सूत्रास हैं, लेकिन ये भाषा जब आपके पास रहेगी तब आप अपनी बात ट्रांसफर कर पाएंगे। भाषा एकदम मशीन की तरह काम करती है। आप कहते हैं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, ये एक वर्ड है, और आप इसे कहते हैं कि जब तुम मेरे पास बैठे हो तो मेरा दिमाग काम नहीं करता है, पता नहीं मुझे अच्छा लगता है। तो ये उसी चीज को एक अलग तरीके से कहने वाली चीज है, और वो ज्यादा पावरफुल है, सेकंड वाली चीज। तो इसलिए मैं क्लास जो ले रहा हूं आज की, वो इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपको लगेगा कि सर हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, फिर क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा है? रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपके ब्रेन में शब्दकोश की कमी है। और सर बहुत ज्ञानी नहीं है, सर रोज रोज अपने शब्दकोश पढ़ाते जा रहे हैं। शब्दकोश मतलब वोकैबुलरी। और तब आप चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे टीचर हो, आप उनके साथ खड़े होंगे। जब आपके ब्रेन में उनके ब्रेन से ज्यादा थॉट्स हैं या ज्यादा शब्दकोश हैं, तो आपको सुनेंगे बजाय आपको सुनाने के। और एक और तरीका है शब्दकोश बढ़ाने का। जब तक सामने वाला के पास मेरे से ज्यादा शब्दकोश है, वर्ड्स है, वोकैबुलरी है, हम उसको ध्यान से सुनते रहे। गूगल क्या करता है पता है? गूगल में जब आप कोई सवाल डालिए तो पहले उसको स्टोर कर लेता है वो। बाद में सेकंड टाइम कोई और जब उसको क्वेश्चन को पूछता है, जैसे मान लीजिए आपने पूछा लखीमपुर में डॉक्टर आशीष कहां रहते हैं, ये आपने गूगल किया, और ये पहली बार किसी ने सवाल पूछा है, तो गूगल इस क्वेश्चन को पहले स्टोर कर लेगा। उसके बाद अगर किसी और ने उस क्वेश्चन को पूछा है, तो जब वो डालेगा लखीमपुर में डॉक्टर, वो नीचे दिखाएगा आंसर, नहीं पहले क्वेश्चन दिखाएगा, क्या आप लखीमपुर में डॉक्टर आशीष शुक्ला को खोज रहे हैं? तो ऐसे ही आप जब किसी को सुने तो पहले उसके वर्ड्स ध्यान से सुनते जाएं कि कौन कौन से वर्ड्स है कॉमनली यूज करता है, फिर उन वर्ड्स को आप उसके सामने यूज कर सकते हैं। तो यही लोग जो आपके कंपटीटर हैं वो आपके टीचर बन जाएंगे बिना जाने। तो काउंसलिंग क्या है? एक बहुत एडवांस्ड साइंस है, बहुत एडवांस टेक्निक है ब्रेन की, माइंड की, सेक्शन 2B 3 और 4 खोलने का। इसको टाइम लगता है, लेकिन तब तक हमारा IESM सेंटर बैलेंस्ड हो जाएगा। तो उससे हम अपने जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं, चाहे हमारे रिलेशनशिप है, चाहे हमारी पढ़ाई है, चाहे करियर है, चाहे स्वास्थ्य है, इन सबको हम ज्यादा बेटर तरीके से कर पाएंगे। माने कल डॉक्टर साहब थे, वो बोलते हमारी शुगर बढ़ गई, मैं क्या करूं? जब मुझे मालूम पड़ा मेरी कमर दर्द हो रही, तो फिर मैंने जाकर बुक्स पढ़ना शुरू किया और मुझे काफी मैंने उसका राहत करवा लिया। तो आप अपनी नॉर्मल लाइफ को और एनरिच तरीके से काम कर पाएंगे अगर आप अपने ब्रेन को रेगुलेटेड तरीके से चला सके। ठीक।